साथियों, आप सभी का विजय नाम के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 12 की पुस्तक जिसका नाम है भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, इसका अध्याय 5 जिसका शीर्षक है औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इस चैप्टर को हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ेंगे। तो चैप्टर को प्रारंभ करते हैं। आपने आखिरी बार कौन सी फिल्म देखी थी? आप निश्चित रूप से उसमें कार्य कर रहे अभिनेता एवं अभिनेत्री का नाम बता सकते हैं, परंतु क्या आपको ध्वनि एवं प्रकाश तकनीशियन, श्रृंगार करने वाले कलाकार और नृत्य निर्देशक का नाम याद है? कुछ लोगों का, जैसे सेट को तैयार करने वाले बढ़ई या कारपेंटर के नाम का तो कहीं आभार के लिए जिक्र भी नहीं होता है, जबकि इन सब लोगों के सहयोग के बिना फिल्म बनाई नहीं जा सकती है। बॉलीवुड आपके और मेरे लिए एक स्वप्न लोक के तरीके हो सकता है, परंतु बहुत से लोगों के लिए यह उनके कार्य करने का स्थान है। किसी अन्य उद्योग की तरह इसके कामगार भी संघ के सदस्य हैं। उदाहरण के लिए नर्तक, जोखिम के कार्य करने वाले कलाकार एवं अतिरिक्त कलाकार कनिष्ठ कलाकार संघ, जूनियर आर्टिस्ट एसोसिएशन के सदस्य होते हैं। उनकी मांग है कि 8 घंटे की शिफ्ट हो, मेहनताना वाजिब हो और कार्यवस्था सुरक्षित हो। इस उद्योग के उत्पादनों का विज्ञापन एवं बाजार में जाना फिल्म वितरक के द्वारा एवं सिनेमा हॉल मालिकों अथवा संगीत के कैसेट एवं वीडियो बेचने वाली दुकानों के द्वारा होता है। और इस उद्योग में कार्य करने वाले लोग किसी अन्य उद्योग की तरह उसी शहर में रहते हैं, लेकिन शहर में उनके द्वारा किए गए विभिन्न कार्य वे लोग कौन हैं और कितना कमाते हैं पर निर्भर करता है। फिल्मी सितारे और कपड़ा मिलों के मालिक जुहू जैसे स्थानों पर रहते हैं, जबकि अतिरिक्त कलाकार और कपड़ा मिल के मजदूर गोरेगांव जैसी जगहों पर रहते हैं। कुछ 5 सितारा होटलों में जाते हैं और जापान का सुशी जैसा खाना खाते हैं, जबकि कुछ स्थानीय हाथ गाड़ियों पर बड़ा पाव खाते हैं। मुंबई के लोगों को कहाँ वे रहते हैं, क्या वे खाते हैं और कितने कीमती कपड़े पहनते हैं के आधार पर विभाजित किया जाता है। परंतु कुछ सामान्य बातें या वस्तुएं जो शहर उन्हें देता है के आधार पर वे समान तथा संगठित भी हैं। वे एक जैसी फिल्में और क्रिकेट मैच खेलते हैं, देखते हैं, उन्हें समान वायु प्रदूषित वातावरण में आवागमन करते हैं और उन सबकी आकांक्षा होती है कि उनके बच्चे अच्छा काम करें। लोग कहाँ और कैसा कार्य करते हैं, वे किस तरह का व्यवसाय करते हैं, यह सब उनकी पहचान का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि प्रौद्योगिकी में होने वाले परिवर्तन और लोग किस प्रकार का कार्य करते हैं जिससे भारत में सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आता है। दूसरी तरफ सामाजिक संस्थाएं जैसे जात, नातेदारी का संजाल, लिंग एवं क्षेत्र भी कार्य को संगठित करने के तरीके अथवा उत्पाद को बाजार में बेचने के तरीके को प्रभावित करते हैं। यह समाजशास्त्रियों के लिए शोध का एक बड़ा क्षेत्र है। उदाहरण के लिए हम महिलाओं को कुछ अन्य क्षेत्रों जैसे इंजीनियरिंग की बजाय नर्सिंग अथवा शिक्षण के कार्यों में अधिक क्यों पाते हैं? यह मात्र एक संयोग है अथवा इसके पीछे समाज की यह सोच है कि महिलाएं देखभाल एवं पालन पोषण के क्षेत्र के लिए अधिक उपयुक्त हैं, बनिस्पत उन कार्यों के जो सख्त और पुरुषोचित नजर आते हैं। जबकि नर्सिंग के कार्य में एक पुल को डिजाइन करने से अधिक बल की आवश्यकता होती है। अगर अधिक महिलाएं इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाती हैं तो वह इस व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती हैं? अपने आप से पूछिए कि क्यों भारत में कॉफ़ी के विज्ञापन में पैकेट पर 2 कप दिखाए जाते हैं जबकि अमेरिका में 1 कप? इसका उत्तर यह है कि बहुत से भारतीय कॉफ़ी पीने को सामाजिकता निभाने का एक अवसर मानते हैं, जबकि अमेरिका में कॉफ़ी पीना सवेरे उठकर स्फूर्ति लाने वाले पेय को पीने जैसा है। समाजशास्त्री इन प्रश्नों में रुचि रखते हैं कि कौन सा क्या उत्पादित करता है और कौन कहाँ कार्य करता है, कौन किसको और कैसे बेचता है। ये व्यक्तिगत रुचि नहीं है बल्कि सामाजिक प्रारूपों का नतीजा है। इसके विपरीत लोगों की रुचियां यह समझाने में कि सामाजिक कार्य कैसे होता है से प्रभावित होती हैं। अब बात करते हैं औद्योगिक समाज की कल्पना के संदर्भ में। तो समाजशास्त्र के अनेकों महत्वपूर्ण कार्य तब किए गए थे जब औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन एक नई अवधारणा था और मशीनों ने एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया हुआ था। कार्ल मार्क्स, वेबर और एमिल दुर्खाइम जैसे विचारकों ने उद्योग की बहुत सी नई संकल्पनाओं से स्वयं को जोड़ा। ये थी नगरीकरण, जिसने आमने सामने के संबंध को बदला जो कि ग्रामीण समाजों में पाए जाते थे, जहाँ के लोग अपने या जान पहचान के भूस्वामियों के खेतों में काम करते थे। उन संबंधों का स्थान आधुनिक कारखानों एवं कार्यस्थलों के अज्ञात व्यावसायिक संबंधों ने ले लिया। औद्योगिकीकरण से एक विस्तृत श्रम विभाजन होता है। लोग अधिकतर अपने कार्यों का अंतिम रूप नहीं देख पाते क्योंकि उन्हें उत्पाद के एक छोटे से पुर्जे को बनाना होता है। अक्सर यह कार्य जो है दोहराने और थकाने वाला होता है।
लेकिन फिर भी रोजगार होने से यह स्थिति अच्छी है लेकिन फिर भी यह बेरोजगार होने से यह स्थिति अच्छी है। मार्क्स ने इस स्थिति को अलगाव कहा, जिसमें लोग अपने कार्य से प्रसन्न नहीं होते। उनकी उत्तरजीविता भी इस बात पर निर्भर करती है कि मशीनें मानवीय श्रम के लिए कितना स्थान छोड़ती हैं। औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ एक स्थानों पर जबरदस्त समानता लाता है। उदाहरण के लिए रेलगाड़ियों, बसों और साइबर कैफे में जातीय भेदभाव के महत्व का न होना। दूसरी तरफ भेदभाव के पुराने स्वरूपों को नए कारखानों और कार्यस्थलों में अभी भी देखा जा सकता है। हालांकि संसार में सामाजिक असमानताएं कम हो रही हैं, लेकिन आर्थिक या आय से संबंधित असमानताएं उत्पन्न हो रही हैं। बहुधा सामाजिक और आय संबंधी असमानता परस्पर आच्छादित हो जाती हैं। उदाहरण के लिए अच्छे वेतन वाले व्यवसायों जैसे कि मेडिसिन, कानून अथवा पत्रकारिता में उच्च जाति के लोगों का वर्चस्व आज भी बना हुआ है। महिलाएं अधिकांशतः समान कार्य के लिए कम वेतन पाती हैं। कुछ समय से समाजशास्त्रियों ने औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रूप में देखा है। आधुनिकीकरण के सिद्धांत के प्रभाव से 20वीं शताब्दी के मध्य से औद्योगिकीकरण अपरिहार्य एवं सकारात्मक रूप में दिखाई दे रहा है। आधुनिकीकरण का सिद्धांत यह तर्क देता है कि आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में पृथक समाज की अवस्थाएं अलग अलग हैं, परंतु उन सभी की दिशा एक ही है। इन सिद्धांतकारों के अनुसार आधुनिक समाज पश्चिम का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वेस्टर्न कल्चर का प्रतिनिधित्व करता है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में औद्योगिकीकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया। तो भारत में पहले बात करेंगे भारतीय औद्योगिकीकरण की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में। भारत में औद्योगिकीकरण से होने वाले अनुभव कई प्रकारों से पाश्चात्य प्रतिमान से समान और कई प्रकारों से भिन्न थे। मतलब कुछ मामलों में समानता है, कुछ मामलों में भिन्नता है। विभिन्न देशों के बीच किए गए तुलनात्मक विश्लेषण यह सुझाते हैं कि औद्योगिकीकरण पूंजीवाद का कोई आदर्श प्रतिमान नहीं है। चलिए हम इसे भिन्नताओं के बिंदु से प्रारंभ करते हैं। इसे लोगों के कार्य करने के तरीके से संबंध करते हैं। विकसित देशों में जनसंख्या का एक बड़ा भाग नौकरी पेशा लोगों का होता है। उसके बाद उद्योगों में और 10% से भी कम कृषि कार्यों में लगे होते हैं। 1999-2000 में भारत में लगभग 60% लोग प्राथमिक क्षेत्र अर्थात कृषि एवं खनन, 17% लोग जो हैं वो द्वितीयक क्षेत्र अर्थात उत्पादन, निर्माण, उपयोगिता और 23% लोग तृतीयक क्षेत्र अर्थात व्यापार, यातायात, वित्तीय सेवाएं इत्यादि में कार्यरत हैं। फिर भी अगर हम इन क्षेत्रों की आर्थिक वृद्धि को देखें तो कृषि कार्यों के हिस्से में तेजी से ह्रास हुआ है और इस क्षेत्र में होने वाले कार्य लगभग आधे से अधिक हो गए हैं। यह स्थिति बहुत ही गंभीर है, क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ कि जिस क्षेत्र में लोग ज़्यादा कार्यरत हैं वह उन्हें अधिक आमदनी देने में सक्षम नहीं है। यह आपका भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 2001-2 की रिपोर्ट के अनुसार था। भारत में 2006-7 में रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के हिस्से इस प्रकार थे। कृषि में 15.19%, खाद्यान्न एवं खनन में 0.61%, उत्पादन में 13.33%, निर्माण में 6.10%, व्यापार, होटल एवं रेस्तरां में 13.8%, यातायात, भंडारण एवं संचार में 5.06%, सामुदायिक, सामाजिक एवं व्यक्तिगत सेवाओं में 8.797%, वित्तीय बीमा, रियल एस्टेट एवं व्यावसायिक सेवाओं में 2.22% तथा बिजली और पानी में 0.33% ये था। मतलब ये रोजगार के हिस्सों में इनका हिस्सेदारी थी। विकसित और विकासशील देशों में एक और बड़ा अंतर नियमित वेतन भोगी कार्यरत लोगों की संख्या का होना है। विकसित देशों में जो विकसित देश हैं मतलब डेवलप्ड कंट्री हैं, इसमें औपचारिक रूप से कार्यरत लोग जो होते हैं वो बहुसंख्यक होते हैं, मतलब जो ऑर्गेनाइज्ड वे में कार्य करते हैं। भारत में 50% से अधिक लोग स्वरोजगारी हैं। केवल 14% लोग ही नियमित वेतन भोगी रोजगार में हैं, जबकि लगभग 30% लोग जो हैं ये अनियमित मजदूर हैं। साथ में दिए ये मतलब जो आपका आंकड़ा है ये 2005 का है। अर्थशास्त्रियों अन्यों ने अक्सर संगठित या औपचारिक और असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्रों के मध्य अंतर स्थापित किया है।
इस बात पर मतभेद है कि इन क्षेत्रों को परिभाषित कैसे किया जाए, कि मतलब कौन सा औपचारिक क्षेत्र है, कौन सा अनौपचारिक या संगठित है, कौन सा असंगठित है। एक परिभाषा के अनुसार संगठित क्षेत्र की इकाई में 10 से अधिक लोगों के पूरे वर्ष रोजगार में रहने से इन क्षेत्रों का गठन होता है। मतलब ऑर्गेनाइज सेक्टर कौन सा माना जाएगा, जिसमें 10 या 10 से अधिक लोग पूरे वर्ष रोजगार करें, कार्य करें। सरकारी तौर पर इनका पंजीकरण होना चाहिए ताकि कर्मचारियों को उपयुक्त वेतन या मजदूरी, पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलना सुनिश्चित हो सके। भारत में 90% से अधिक कार्य, चाहे वह कृषि, उद्योग अथवा नौकरी हो, असंगठित या अनौपचारिक क्षेत्र में आते हैं। संगठित क्षेत्र के इतना छोटा होने का सामाजिक आशय क्या है? इसका पहला अर्थ यह है कि बहुत कम लोग बड़ी फर्मों में रोजगार करते हैं, जहां कि वे दूसरे क्षेत्रों और पृष्ठभूमि वाले लोगों से मिल पाते हैं। नगरीय क्षेत्र इस प्रकार के कुछ मौके दे पाता है। नगरीय क्षेत्र में आपका पड़ोसी भिन्न क्षेत्र का हो सकता है। मोटे तौर पर अधिकतर भारतीय लोग छोटे पैमाने पर कार्य कर रहे स्थानों पर ही काम करते हैं। यहाँ कार्य के कई पक्षों का निर्धारण वैयक्तिक संबंधों से होता है। अगर नियोजक आपको पसंद करता है तो आपका वेतन बढ़ सकता है। अगर आप उसके साथ झगड़ा करते हैं तो आप अपना रोजगार भी गंवा सकते हैं। बड़े संस्थानों में ऐसा नहीं होता। वहाँ कार्य के निश्चित नियम होते हैं। वहाँ नियुक्ति अधिक पारदर्शी होती है और अगर आपके अपने ऊंचे पदाधिकारियों से कुछ मतभेद है तो उसकी शिकायत और क्षतिपूर्ति की निश्चित कार्यविधियाँ होती हैं। दूसरे, बहुत ही कम भारतीय सुरक्षित और लाभदायक नौकरियों में प्रवेश करते हैं। जो वहाँ हैं उनमें भी 2/3 सरकारी नौकरी करते हैं। इसलिए सरकारी नौकरियां क्या हैं? लोकप्रिय हैं। बचे हुए लोग बुढ़ापे में अपने बच्चों पर आश्रित होने के लिए बाध्य हैं। जाति, धर्म तथा क्षेत्र की दीवारों को पार करने में सरकारी नौकरियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। एक समाजशास्त्री तर्क देते हुए उन कारणों की चर्चा करते हैं कि भिलाई स्टील प्लांट में सांप्रदायिक दंगे क्यों नहीं होते हैं। कारण यह है कि वहाँ भारत के सभी भागों के लोग एक साथ काम करते हैं। तीसरे, बहुत ही कम लोग संघ के सदस्य हैं, जो कि सुरक्षित क्षेत्र की विशेषता है। वे एकत्रित होकर के सामूहिक रूप से अपने उपयुक्त वेतन और सुरक्षित कार्यावस्था के लिए लड़ने का अनुभव नहीं रखते हैं। सरकार ने अब असंगठित क्षेत्रों की अवस्था पर निगरानी रखने के लिए नियम बनाए हैं, लेकिन वहाँ भी कार्यान्वित में नियोजक अथवा ठेकेदार की मनमर्जी ही प्रभावी होती है। अब हम बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों में जो औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है, तो रुई, जूट, कोयला खाने एवं रेलवे भारत के प्रथम आधुनिक उद्योग थे। स्वतंत्रता के बाद सरकार ने आर्थिकी को प्रभावशाली ऊंचाइयों पर रखा। इसमें सुरक्षा, परिवहन एवं संचार, ऊर्जा खनन एवं अन्य परियोजनाओं को शामिल किया गया, जिन्हें करने के लिए सरकार ही सक्षम थी और यह निजी उद्योगों के फलने फूलने के लिए भी आवश्यक था। भारत की मिश्रित आर्थिक नीति में कुछ क्षेत्र सरकार के लिए आरक्षित थे, जबकि कुछ निजी क्षेत्रों के लिए खुले थे। लेकिन उसमें भी सरकार अपनी अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंसिंग नीति के द्वारा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि ये उद्योग विभिन्न भागों में फैले हुए हों। स्वतंत्रता के पहले उद्योग मुख्यतः बंदरगाह वाले शहरों जैसे कि मद्रास, बम्बई एवं कलकत्ता, वर्तमान में चेन्नई, मुंबई एवं कोलकाता तक ही सीमित थे, जो इनके वर्तमान के नाम हैं। लेकिन उसके बाद अन्य स्थान जैसे कि बड़ौदा, जिसको पहले बड़ोदरा कहा जाता था, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पूना, फरीदाबाद एवं राजकोट भी महत्वपूर्ण औद्योगिक क्षेत्र बन गए। सरकार अन्य छोटे पैमाने के उद्योगों को भी विशिष्ट प्रोत्साहन एवं सहायता देकर के प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रही है। बहुत सी वस्तुएं या मदों जैसे कि कागज एवं लकड़ी के सामान, लेखन सामग्री, सीसा एवं चीनी मिट्टी जैसे छोटे पैमाने के क्षेत्रों के लिए आरक्षित थे। 1991 तक कुल कार्यकारी जनसंख्या में से केवल 28% बड़े उद्योगों में नौकरी कर रहे थे, जबकि 72% लोग छोटे पैमाने के एवं परंपरागत उद्योगों में कार्यरत थे, या कह सकते हैं एमएसएमई सेक्टर में लगे हुए थे। अब हम लोग बात करते हैं भूमंडलीकरण अर्थात ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण एवं भारतीय उद्योगों में परिवर्तन के बारे में। तो ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के समय में भारतीय उद्योगों में क्या परिवर्तन होता है? तो सन 1990 के दशक से भारत ने उदारीकरण की नीति 1990 के दशक से भारत सरकार ने उदारीकरण की नीति को अपनाया। निजी कंपनियां, विशेष रूप से विदेशी फर्मों को उन क्षेत्रों में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जिन्हें पहले ये सरकार के लिए, जैसे दूरसंचार, नागरिक उड्डयन एवं ऊर्जा आदि के लिए आरक्षित थे। उद्योगों को खोलने के लिए अनुज्ञप्ति अर्थात लाइसेंस अब वांछित नहीं है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब भारतीय दुकानों पर विदेशी वस्तुएं आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं।
उदारीकरण अर्थात लिबरलाइजेशन के परिणाम स्वरूप बहुत सी भारतीय कंपनियों को बहुउद्देशीय कंपनियों ने खरीद लिया। साथ ही कुछ भारतीय कंपनियां बहुउद्देशीय कंपनियां बन गई। इसका पहला उदाहरण है जब पार्ले पे को कोको कोला ने खरीदा। पार्ले पे की सालाना आमदनी 250 करोड़ रुपए थी, जबकि कोको कोला का विज्ञापन बजट 400 करोड़ रुपए है। विज्ञापन का यह स्तर स्वाभाविक रूप से उपभोग को बढ़ा देता है। परंपरागत कोको कोला ने आज कई भारतीय पेयों का स्थान ले लिया है। उदारीकरण का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र खुदरा व्यापार हो सकता है। आपके विचार से क्या भारतीय डिपार्टमेंटल स्टोर अर्थात भारतीय बहुविभागीय भंडारों से खरीदारी करने को वरीयता देते हैं अथवा वे व्यापार के लिए बाहर जाते हैं? यहाँ पर एक उद्धरण है कि भारतीय बाजार में खुदरा व्यापारियों के घुसपैठ के संबंध में, तो इसको सुन लेते हैं। इस समय भारत के खुदरा व्यापार क्षेत्र की नीति जो है वो प्रवेश के लिए एकदम अनुकूल होने के कारण दुनिया भर के बड़े से बड़े व्यापार समूह, जिनमें वॉलमार्ट स्टोर्स, कैरेफोर और टेस्को शामिल हैं, इस देश में प्रवेश के लिए आतुर रहे हैं। जबकि विदेशियों द्वारा बाजार में प्रत्यक्ष पूंजी निवेश अर्थात FDI पर सरकार की ओर से प्रतिबंध लगा हुआ है। ये पहले की बात थी अर्थात 2006 की ये घटनाएं हैं। वर्तमान में क्या किया गया है कि FDI पर काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और भारतीय एयरटेल जैसे बड़े बड़े भारतीय व्यावसायिक समूहों द्वारा हाल ही में भारी पूंजी निवेश किया गया, जिसकी वजह से इन विदेशी खुदरा व्यापारियों द्वारा भी जल्दी से जल्दी निवेश करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ये पूरा जो उद्धरण है आपका, ये 3 अगस्त 2006 का है। तो गत सप्ताह भारतीय एयरटेल ने यह संकेत दिया कि वॉलमार्ट, कैरेफोर और टेस्को के बीच हुए वार्तालाप के दौरान यह पता चला कि वे भी खुदरा क्षेत्र में संयुक्त उद्यम लगाने की बात सोच रहे हैं। भारत का खुदरा क्षेत्र यहाँ की तीव्र समृद्धि के कारण ही आकर्षक नहीं बन गया है, बल्कि इसलिए भी कि वहाँ संपूर्ण राष्ट्र का 97% व्यवसाय परिवारों द्वारा संचालित नुक्कड़ दुकानों के जरिए चलाया जा रहा है। लेकिन उद्यमों की इस विशेषता को देखते हुए सरकार विदेशियों को बाजार में प्रवेश करने से क्यों रोक रही है? राजनीतिक लोग अक्सर यह दलील देते हैं कि भूमंडलीय जो कारण है, ग्लोबलाइजेशन, खुदरा व्यापारी हजारों छोटे स्थानीय तथा घरेलू व्यापारियों की श्रृंखला और हाल में उभर रहे स्वदेशी खुदरा व्यापार समूहों को बर्बाद कर देंगे। तो ये जो पूरा उद्धरण था आपका, ये 3 अगस्त 2006 का इंटरनेशनल हेराल्ड ट्रिब्यूनल में ये चीज़ था। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो सरकार सार्वजनिक कंपनियों के अपने शेयर्स को निजी क्षेत्र की कंपनियों को बेचने का प्रयास कर रही है, जिसे विनिवेश कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है। कई सरकारी कर्मचारी इससे भयभीत हैं कि कहीं विनिवेश के कारण उनकी नौकरी ना चली जाए। मॉडर्न फूड, जिसे सरकार ने स्वास्थ्यवर्धक से सस्ता खाना उपलब्ध कराने के लिए बनाया था और वह निजीकरण किए जाने वाली पहली कंपनी थी, ने 60% कर्मचारियों को पहले 5 वर्षों में जबरन सेवा मुक्त कर दिया। तो इस वजह से जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका भयभीत होना लाजमी है। अब हम देखते हैं कि यह नियम किस तरह विश्वव्यापी प्रवृत्ति बन गया है। अधिकांश कंपनियों ने अपने स्थायी कर्मचारियों की संख्या में कटौती कर दी। वह अपने कार्य बाह्य स्रोतों से, यह छोटी कंपनियों से, यहाँ तक कि घरों से भी करवाने लगे हैं। बहुउद्देशीय कंपनियाँ पूरे विश्व में बाह्य स्रोतों से काम करवाती हैं। विकासशील देशों जैसे कि भारत से उन्हें सस्ते मजदूर उपलब्ध हो जाते हैं, क्योंकि छोटी कंपनियों को बड़ी कंपनियों से कार्य प्राप्त करने के लिए स्पर्धा करनी होती है, अतः वह कामगारों को कम वेतन देते हैं और कार्यावस्था भी अधिक खराब होती है। छोटी फर्मों में मजदूर संगठनों का गठन भी मुश्किल होता है। अधिकांश कंपनियां, यहाँ तक कि सरकार भी अब बाह्य स्रोतों और अनुबंध पर काम करवाने लगी है, लेकिन यह प्रवृत्ति निजी क्षेत्रों में विशेष रूप से दिखाई देती है। सारांश में भारत जो है अभी भी एक कृषि प्रधान देश है। सेवा क्षेत्र, दुकानें, बैंक, IT उद्योग, होटल्स और अन्य सेवाओं के क्षेत्र में अधिक लोग आ रहे हैं और नगरीय मध्यम वर्ग की संख्या भी बढ़ रही है। नगरीय मध्यम वर्ग के साथ वह मूल्य जो टेलीविज़न, सीरियलों और फिल्मों में दिखाई देते हैं भी बढ़ रहे हैं। परंतु हम यह भी देखते हैं कि भारत में बहुत कम लोगों के पास सुरक्षित रोजगार हैं। यहाँ तक कि छोटी संख्या के स्थायी सुरक्षित रोजगार भी अनुबंधित कामगारों के कारण असुरक्षित होते जा रहे हैं। अब तक सरकारी रोजगार ही जनसंख्या के अधिकांश लोगों का कल्याण करने का एक बड़ा मार्ग था, लेकिन अब वह भी कम होता जा रहा है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने इस पर विचार विमर्श भी किया है, लेकिन विश्वव्यापी उदारीकरण एवं निजीकरण के साथ आमदनी की असमानताएं भी बढ़ रही हैं। आगे साथ ही बड़े उद्योगों में भी सुरक्षित रोजगार कम होता जा रहा है। सरकार ने भी उद्योग लगाने के लिए भूमि अधिग्रहण की नीति प्रारंभ की।
ये उद्योग आसपास के क्षेत्रों के लोगों को रोजगार नहीं दिलवाते हैं, बल्कि वे वहाँ जबरदस्त प्रदूषण फैलाते हैं। बहुत से किसानों, जिनमें मुख्य रूप से आदिवासी शामिल हैं, कुल विस्थापितों में ये करीब 40% है। इन्हें ने क्षतिपूर्ति की कम दर के लिए विरोध किया और इन्हें जबरन दिहाड़ी मजदूर बनाना पड़ा और उन्हें बड़े शहरों के फुटपाथ पर काम करते देखा जा सकता है। अब हम लोग अगले भाग में देखते हैं कि लोग किस तरह काम पाते हैं और वे वास्तव में अपने कार्यस्थल पर क्या करते हैं और किस तरह के कार्यावस्था से रूबरू होते हैं। तो इसके संदर्भ में थोड़ा सा उदाहरणों को हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लोग काम किस तरह पाते हैं। अगर आप बुधवार सुबह का टाइम्स ऑफ इंडिया देखेंगे तो उसमें टाइम्स एसेंट के नाम से एक विशिष्ट पृष्ठ आप पाएंगे। यहाँ रोजगार के विज्ञापन होते हैं और अपने आप से अथवा अपने कामगार से अच्छा काम लेने के लिए प्रेरित करने के सुझाव होते हैं। जैसे इसके संदर्भ में पहला उदाहरण पढ़ते हैं तो पेपर में एक नौकरी के लिए आवेदन निकला है। ये है दयाल सिंह विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा संचालित कॉलेज, मतलब कि सरकारी कॉलेज हुआ ये कहाँ स्थित है? लोधी रोड, नई दिल्ली। तो इसमें जो विज्ञप्ति जारी की गई है कि प्रचार के पद के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। वेतनमान जो है वो 16,400 से 22,400 है और कम से कम रुपए 17,300 प्रतिमाह। DA, CCA, HR, TA एवं अन्य लाभों के साथ यह दिल्ली विश्वविद्यालय के नियमानुसार होगा। अब इसके लिए योग्यता क्या बताई गई इसमें विज्ञप्ति में कि संबद्ध विषय में कम से कम 55% अंक अथवा B ग्रेड के समकक्ष सहित स्नातकोत्तर पोस्ट ग्रेजुएट उपाधि ग्रेड पैमाने के अनुसार B ग्रेड 7 सूत्री पैमाने जैसे O, A, B, C, D, E और F है। इसके अलावा दूसरी योग्यता क्या है? PhD अथवा समकक्ष उपाधि। तीसरा, कुल 15 वर्ष का पढ़ाने का अनुभव और अथवा विश्वविद्यालय, महाविद्यालय अथवा अन्य समकक्ष संस्थान से पोस्ट डॉक्टरेट शोध कार्य। प्रार्थना पत्र में योग्यता, अनुभव, उम्र इत्यादि का पूरा विवरण दें तथा पुष्टि करने वाले सभी दस्तावेजों के साथ अध्यक्ष शासी निकाय दयाल सिंह कॉलेज, लोधी रोड, नई दिल्ली में इस विज्ञप्ति के जारी होने के 15 दिन के अंदर मुहरबंद लिफाफे में पहुंचाना चाहिए। किसके द्वारा यह विज्ञप्ति जारी की? चेयरमैन, शासी निकाय, गवर्निंग बॉडी। तो इस प्रकार से पेपर में विज्ञप्ति निकली। तो ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियों का यह उदाहरण है, ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर का। काम पाने वाले व्यक्ति को अन्य लाभ जैसे मकान किराया भत्ता भी इसमें मिलता है। कार्य के लिए वांछित योग्यताएं बहुत विस्तार से वर्णित होती हैं, जैसा कि हमने पढ़ा भी। ऐसे कार्यों में पदोन्नति के प्रावधान होते हैं और आपकी वरिष्ठता को भी स्वीकार और महत्व दिया जाता है। अब एक दूसरा उदाहरण पढ़ते हैं निजी क्षेत्र का। रेडिसन होटल दिल्ली जल्द ही अपना निष्ठावान कार्यक्रम शुरू कर रहा है। ग्राहक सेवा संचालक, वरिष्ठ टेली विक्रय संचालक। प्रत्याशी को अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, बेचने की सहज समृद्धि वाले आवेदन करें। पिछला अनुभव अधिमान्य होगा, मतलब आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। हम एक 5 सितारा कार्य माहौल प्रस्तावित करते हैं। अविरत विकास एवं प्रशिक्षण, प्रेरणास्पद वातावरण, दिन का काम और अच्छा वेतन, प्रोत्साहन, अंशकालिक एवं पूर्णकालिक विकल्प उपलब्ध है। 30 अगस्त से 1 सितंबर 2006 प्रातः 9:30 से सायंकाल 6:30 तक फ़ोन करें। फ़ोन नंबर दिया है, फैक्स नंबर दिया, ईमेल दिया है। किसके द्वारा? रेडिसन के द्वारा, जो रेडिसन होटल के प्रबंधक हैं। तो ये एक विज्ञप्ति है पेपर में निकली हुई। तो ये आपका निजी क्षेत्र से संबंधित है। तो निजी क्षेत्र की नौकरियों के बारे में जानकारी इससे प्राप्त होते हैं। यह भी एक नियमित वेतन वाली नौकरी है और यह एक जाने माने होटल की नौकरी है, लेकिन यहाँ वेतन एवं जरूरी योग्यताएं जो हैं वो लचीली हैं, मतलब कोई फिक्स नहीं बताया। जैसे कह देंगे प्रत्याशी को अंग्रेजी भाषा पर अच्छी पकड़ हो, पर उसके पास क्या कोई डिग्री होनी चाहिए कि मिनिमम ये डिग्री हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि जो हम सरकारी नौकरी वाला यूनिवर्सिटी वाले के लिए जब पढ़े महाविद्यालय में, तो वहाँ था कि कितने % अंकों के साथ आपको पास होना जरूरी है। और यह जो है एक अनुबंध की तरह काम है, ठीक, कि एक एग्रीमेंट होगा, उसके अनुसार आप काम करेंगे। तो दूसरा जो नीचे दिए गए विज्ञापन जो दूसरा वाला था, इसमें भाषा को भी अगर ध्यान से देखेंगे, जैसा कि इसमें क्या कहा, जैसे एक निष्ठावान कार्यक्रम की तरह, तो भाषा इस तरीके की है। और प्रत्येक संगठन अपने स्वयं के नियमों के अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है, लेकिन बहुत कम अनुपात में लोग विज्ञापन या रोजगार कार्यालय के द्वारा नौकरी प्राप्त कर पाते हैं। वह लोग जो स्वनियोजित हैं, जैसे नलसाज, जो नल इत्यादि बनाने वाले होते हैं, बिजली मिस्त्री और बढ़ई एक तरफ हैं और निजी ट्यूशन देने वाले अध्यापक, वास्तुकार और स्वतंत्र रूप से काम करने वाले छायाचित्रकार दूसरी तरफ हैं। इन सभी की कार्य अवधि इनके निजी संपर्कों पर निर्भर करती है। वे सोचते हैं कि उनका काम ही उनका विज्ञापन है। मोबाइल फ़ोन ने नल साजों एवं अन्य ऐसे लोगों की ज़िंदगी को अधिक सरल बना दिया है।
अब वे ज़्यादा लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। एक फैक्ट्री के कामगारों को रोजगार देने का तरीका भिन्न होता है। पहले बहुत से कामगार ठेकेदार या काम देने वालों से रोजगार पाते थे। कानपुर कपड़ा मिल में रोजगार दिलाने वाले को मिस्त्री बोलते थे और वे खुद भी वहाँ काम करते थे। वे समान क्षेत्रों या समुदायों से मजदूर की तरह आते थे, परंतु मालिक उन पर कृपालु होते थे, अतः वह सब कामगारों के मुखिया बन जाते थे। दूसरी तरफ मिस्त्री निजी कामगारों पर समुदाय संबंधी दबाव डालता था। आजकल काम दिलाने वाले का महत्व कम हो गया है और कार्यकारिणी तथा यूनियन दोनों ही अपने लोगों को काम दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ कामगार यह भी चाहते हैं कि उनका काम उनके बच्चों को दे दिया जाए। बहुत सी फैक्ट्रियों में बदली कामगार भी होते हैं जो कि छुट्टी पर गए हुए मजदूरों के स्थान पर काम करते हैं। बहुत से बदली कामगार एक ही कंपनी में बहुत लंबे समय से काम कर रहे होते हैं, किंतु उन्हें सबके समान स्थायी पद और सुरक्षा नहीं दी जाती है। इसे संगठित क्षेत्र में अनुबंधित कार्य कहते हैं, संविदा पर जो कार्य होता है। हालांकि दिहाड़ी मजदूरों के काम की ठेकेदारी व्यवस्था ज़्यादातर भवन निर्माण कार्य के स्थान पर या ईंट बनाने के स्थान आदि पर दिखाई देती है। ठेकेदार गांव जाता है और वहां काम चाहने वालों से इसके बारे में पूछता है। वह उन्हें कुछ पैसा उधार भी देता है। उधार दिए गए पैसों में काम के स्थान तक आने के यातायात का पैसा होता है। उधार पैसा अग्रिम दिहाड़ी माना जाता है और जब तक उधार नहीं चुक जाता वह बिना पैसे के काम करता है। पहले कृषि मजदूर अपने कर्जे के बदले जमींदार के पास बंधुआ मजदूर की तरह रहते थे। अब उद्योगों में अनियमित कामगार के रूप में जाते हैं। हालांकि वे अभी भी कर्जदार हैं, परंतु वे अनुबंधक के अन्य सामाजिक दायित्वों से बंधे हुए नहीं होते हैं। इस अर्थ में वे औद्योगिक समाज में अधिक मुक्त हैं। वे अनुबंध को तोड़कर किसी और के यहाँ काम ढूंढ सकते हैं, लेकिन पहले जो जमींदार के यहाँ करते थे बंधुआ मजदूरी की तरह, वहाँ पे ये नहीं कर सकते थे। कभी कभी पूरा परिवार प्रोफेशन कर जाता था, माइग्रेट कर जाता और बच्चे काम में अपने माता पिता की सहायता करते हैं। इससे संबंधित एक उदाहरण है जो इस तरह के ईंट के भट्ठों इत्यादि में जो कार्य करते हैं। तो दक्षिण भारत के ईंट के भट्ठों में मजदूरों के दल के संदर्भ में, तो दक्षिणी गुजरात में ईंट के बाड़े में काम करने के मौसम में लगभग 30 से 40 हज़ार कामगार कार्य करते हैं। 30 से 40 हज़ार कामगार कार्य करते हैं। ईंट के भट्ठों के मालिक ऊंची जात के लोग जैसे पारसी या देसाई होते हैं। प्रजापति जाति के लोग इन ईंट के बाड़े पर अपना पारंपरिक मिट्टी का कार्य करते हैं। कामगार अधिकांशतः स्थानीय प्रवासी दलित होते हैं। उन्हें ठेकेदार के द्वारा रोजगार पर रखा जाता है और ये 9 से 11 सदस्यों की टोली में कार्य करते हैं। पुरुष मिट्टी को सानते हैं और उसे ईंट का आकार देते हैं तथा छोटे बच्चे उन्हें सुखाने के स्थान पर ले जाते हैं। महिलाओं और लड़कियों की एक टोली ईंटों को भट्ठे पर ले जाती है, जहां पुरुष उन्हें पकाते हैं और फिर से उन्हें ईंटों पर लाद दिया जाता है। प्रत्येक टोली रोजाना 2500 से 3000 ईंटें बना देती है। जल्दी काम करने वाले समूह 10 घंटे में और धीमे काम करने वाले 14 घंटे में अपना काम खत्म करता है। 6 वर्ष की उम्र से बच्चे पिता द्वारा बनाई गई ताज़ा ईंटों को रात में उठाने का काम करते हैं। गीली ईंटों का वजन लगभग 3 किलो होता है और रात के अंधेरे में छोटे बच्चे एक एक ईंट को आधार पट्टी पर रखने के लिए दौड़ते हैं। जब वे 9 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें 2 ईंट उठाने को पदोन्नति मिलती है। समाजशास्त्री जॉन ब्रेमन कहते हैं कि उनके माता पिता उन्हें रोते हुए उनके बिस्तरों से जगा देते हैं। तो ये हालत है जो इस तरह के क्षेत्रों में कार्य करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि काम को किस तरह किया जाता है। इस भाग में हम यह जानकारी देंगे कि काम को वास्तव में किस तरह किया जाता है। हमारे आसपास हम जिन उत्पादों को देखते हैं उन्हें कैसे बनाया जाता है। एक ऑफिस या फैक्ट्री में मैनेजर और कामगारों के संबंध कैसे होते हैं। भारत में बड़े कार्यस्थलों में संपूर्ण कार्य को स्वतः घर में हो रहे उत्पादन की तरह किया जाता है। मैनेजर का मुख्य कार्य होता है कामगारों को नियंत्रित रखना और उनसे अधिक काम करवाना। कामगारों से अधिक कार्य करवाने के 2 तरीके होते हैं। पहला, कार्य के घंटों में वृद्धि। दूसरा, निर्धारित दिए गए समय में उत्पादित वस्तु की मात्रा को बढ़ा देना। मशीनें उत्पादन को बढ़ाने में सहायक होती हैं, परंतु ये खतरे भी पैदा करती हैं और अंततः मशीनें कामगारों का स्थान ले रही हैं। इसलिए मार्क्स और महात्मा गांधी दोनों ने मशीनीकरण को रोजगार के लिए खतरा माना। अब इनसे संबंधित महात्मा गांधी से संबंधित एक उदाहरण को आप देखिए कि हिंद स्वराज में गांधी जी और मशीन 1924 ये लेख का नाम था। इसमें गांधी जी ने लिखा कि मैं मशीनों के प्रति पागलपन का विरोधी हूँ, लेकिन मशीनों का विरोधी नहीं हूँ। मैं उस सनक का विरोधी हूँ जो मजदूरों को कम करती है। आदमी श्रम से बचने के लिए मजदूरों को कम करते जाएंगे, जबकि हजारों मजदूरों के बिना काम के सड़कों पर भूख से मरने के लिए फेंक ना दिया जाए। आदमी श्रम से बचने के लिए
मजदूरों को कम करते जाएंगे, जबकि हजारों मजदूरों को बिना काम के सड़कों पर भूख से मरने के लिए फेंक ना दिया जाए। मैं समय और मजदूर दोनों को बचाना चाहता हूँ, मानव जाति के विखंडन के लिए नहीं बल्कि सबके लिए। मैं संपत्ति को कुछ हाथों में एकत्रित नहीं होने देना चाहता हूँ, बल्कि उसे सबके हाथों में देखना चाहता हूँ। 1934 में इन्होंने, जो गांधी जी ने कहा, एक राष्ट्र के रूप में जब हम चरखे को अपनाते हैं तो हम न केवल बेरोजगारी की समस्या का समाधान करते हैं, बल्कि यह भी घोषित करते हैं कि हमारी किसी भी राष्ट्र का शोषण करने की इच्छा नहीं है और हम अमीरों द्वारा गरीबों के शोषण को भी समाप्त करना चाहते हैं। ये जो उदाहरण है, उदाहरण द्वारा आप इस पर विचार कर सकते हैं। उदाहरण द्वारा बताइए कि मशीनें किस तरह कामगारों के लिए समस्याएं पैदा करती हैं और गांधी जी के दिमाग में क्या विकल्प था, और चरखे को अपनाने से शोषण को कैसे रोका जा सकता है, इस पर आप विचार कर सकते हैं। अब हम लोग फिर से कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं। तो एक तरीका तो हमने कि उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, वो ऊपर बात की। अब दूसरा उत्पादन बढ़ाने का दूसरा तरीका है कि कार्य को संगठित रूप से करना। एक अमेरिकन फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने 1890 में वैज्ञानिक प्रबंधन के नाम से एक व्यवस्था का आविष्कार किया था। इसे टेलरिज्म या औद्योगिक इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी कहा जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कार्य को छोटे से छोटे पुनरावृत्ति तत्वों में तोड़कर कामगारों के मध्य विभाजित करने का प्रावधान था। कामगारों को जितना समय दिया जाता था उसमें उन्हें कार्य को रोजाना उतने ही समय में अवश्य समाप्त करना पड़ता था। इसके लिए वे स्टॉप वॉच की सहायता लेते थे। कार्य को तेजी से समाप्त करने के लिए असेंबली लाइन का भी श्री गणेश हुआ। प्रत्येक कामगार को कन्वेयर बेल्ट के साथ बैठकर अंतिम उत्पाद के केवल एक पुर्जे को उसमें जोड़ना था। कार्य करने की गति को कन्वेयर बेल्ट की गति के साथ व्यवस्थित किया गया। 1980 के दशक में इस तरह का प्रयास किया गया कि जिसमें प्रत्यक्ष नियंत्रण के स्थान पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण की व्यवस्था की गई थी, जहां कामगारों को प्रेरित किए जाने का प्रावधान था तथा उन्हें प्रबोधित करने का भी प्रावधान था। परंतु हम कभी कभी इस पुरानी टेलरिज्म प्रक्रिया को बचा हुआ पाते हैं। भारत का एक सबसे पुराना उद्योग है कपड़ा मिल। वहाँ के कामगार अपने आप को मशीन के विस्तार की तरह वर्णित करते हैं। एक पुराना बुनकर रामचंद्र जो कि 1940 में कानपुर कपड़ा मिल में काम करता था, कहता है कि आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आंखें, गर्दन, टांगें, हाथ और शरीर का प्रत्येक हिस्सा घूमता है। बुनाई के काम में लगातार टकटकी लगानी पड़ती है। आप कहीं नहीं जा सकते। आपका पूरा ध्यान मशीन पर केंद्रित होना चाहिए। जब 4 मशीनें चल रही हो तो चारों को चलना चाहिए, उन्हें रुकना नहीं चाहिए। तो ये एक जो इनके बुनकर थे उनके द्वारा कही गई बात थी। अधिक मशीनों वाले उद्योगों में कम लोगों को काम दिया जाता है, लेकिन जो होते हैं उन्हें भी मशीनी गति से काम करना होता है। मारुति उद्योग लिमिटेड में प्रत्येक मिनट में 2 कारें तैयार होकर एकत्रित होने वाले स्थान पर आ जाती हैं। पूरे दिन में कामगारों को केवल 45 मिनट का विश्राम मिलता है। 2 चाय की छुट्टियां 7.5 मिनट प्रत्येक और आधा घंटा खाने की छुट्टी। उनमें से प्रत्येक 40 वर्ष का होने तक पूरी तरह थक जाता है और स्वैच्छिक अवकाश ले लेता है, जबकि उत्पादन अधिक हो रहा है और कारखाने में स्थायी रूप से काम करने वालों की संख्या कम हो गई है। कारखाने में सभी कार्य जैसे सफाई, सुरक्षा, यहाँ तक कि पुर्जों का उत्पादन भी बाह्य स्रोतों से होता है। पुर्जे देने वाले कारखाने के आसपास ही रहते हैं और प्रत्येक पुर्जे को 2 घंटे या नियत समय में भेज देते हैं। बाह्य स्रोतों से किया गया कार्य समय पर पूरा हो जाता है और कंपनी को सस्ता पड़ता है, लेकिन इससे कामगारों में तनाव आ जाता है। अगर उनकी सप्लाई नहीं आ पाती तो उनके उत्पादन का लक्ष्य विलंब से पूरा हो पाता है, और जब वह आ जाता है तो उसे रखने के लिए उन्हें भागदौड़ करनी पड़ती है। कोई आश्चर्य नहीं कि अगर ऐसा करने में वो पूरी तरह निढाल हो जाते हैं। अब जरा सेवा के क्षेत्रों को देखा जाए। सॉफ्टवेयर में काम करने वाले लोग मध्यम वर्गीय और पूर्णतः शिक्षित होते हैं। उनका कार्य स्वतः स्फूर्त एवं रचनात्मक होता है। पर इससे संबंधित एक उदाहरण यदि देखें कि आईटी क्षेत्र में समय की चाकरी के संदर्भ में, तो औसतन 10 से 12 घंटे की कार्य दिवस और रात भर कार्य करने वाले कर्मचारी भी असामान्य बात नहीं है, जिसे क्या कहते हैं, नाइट आउट कहते हैं, जब उनकी परियोजना की अंतिम सीमा आ जाती है। लंबे कार्य घंटों का होना एक उद्योग की केंद्रीय कार्य संस्कृति होती है। कुछ हद तक इसका कारण भारत और ग्राहक के देश के बीच समय की भिन्नता भी है। जैसे कि सम्मेलन का समय शाम का होता है, जबकि अमेरिका में उस समय कार्य दिवस का प्रारंभ होता है। दूसरा कारण जो है वह स्रोतों की कार्य संरचना में अधिक कार्य का होना है, जो परियोजना की लागत और समय सीमा के तालमेल से जुड़ी होती है।
एक 8 घंटे काम करने वाले इंजीनियर के श्रम के आधार पर काम को अंतिम सीमा तक पहुंचाने के लिए उसे अतिरिक्त घंटों और दिनों तक काम करना पड़ता है। अतिरिक्त कार्य घंटों को सामान्य व्यवस्थापित फ्लेक्सी टाइम सामान्य व्यवस्थापन के प्रयोग द्वारा तर्कसंगत अर्थात वैध बनाया जाता है, जो कि सैद्धांतिक रूप में कार्यकर्ता को अपने कार्य के घंटे नियत करने की छूट देती है एक सीमा तक। लेकिन प्रायोगिक रूप से इसका अर्थ है कि वे तब तक कार्य करें जब तक कि वे हाथ में लिए हुए कार्य को समाप्त न कर दें। लेकिन इसके बावजूद भी जब उनके पास वास्तव में कार्य का दबाव नहीं होता, तब भी वे ऑफिस में देर तक रुके जाते हैं, जो कि या तो साथियों के दबाव के कारण होता है अथवा वे अपने अधिकारियों को दिखाना चाहते हैं कि वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। तो ये IT सेक्टर संबंधित एक उदाहरण था। अब फिर से हम लोग आते हैं कॉन्टेक्स्ट पे कि इन कार्य घंटों के परिणाम स्वरूप बंगलोर, हैदराबाद और गुड़गांव जैसे स्थानों जहां बहुत सी IT कंपनियां और कॉल सेंटर हैं, दुकानों और रेस्टोरेंटों ने भी अपने खुलने का समय बदल दिया है और देरी से खुलने लगे हैं। अगर पति पत्नी दोनों नौकरी करते हैं तो बच्चों को शिशु पालन गृह में छोड़ा जाता है। संयुक्त परिवार जो कि लुप्त प्राय हो गए थे भी औद्योगिकरण इंडस्ट्रियलाइजेशन कारण फिर से बनने लगे हैं। हम देखते हैं कि दादा दादी बच्चों की मदद से परिवार में पुनः स्थापित हो गए हैं। समाजशास्त्र में एक महत्वपूर्ण विवाद है कि क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन और नौकरी में परिवर्तन से, जिसमें कि ज्ञान पर आधारित कार्य जैसे सूचना तकनीक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्या इनसे समाज की कुशलता बढ़ रही है। भारत में सूचना तकनीकी की वृद्धि को वर्णित करने के लिए प्रायः एक सूक्ति सुनने में आती है, नॉलेज इकोनॉमी अर्थात ज्ञान आर्थिकी। लेकिन आप एक किसान की दक्षता की तुलना किससे करेंगे जो यह जानता है कि कई 100 फसलों को कैसे उगाया जाता है। क्या आप उसकी मौसम, मिट्टी और बीज की समझ पर विश्वास करेंगे कि एक सॉफ्टवेयर व्यवसायी पर। दोनों ही अपने कार्यों में दक्ष हैं, लेकिन अलग तरह से। प्रसिद्ध समाजशास्त्री हैरी वेवरमैन यह तर्क देते हैं कि वास्तव में मशीनों का प्रयोग कार्यकर्ताओं की दक्षता को कम करता है। उदाहरण के लिए पहले वास्तुकार को नक्काशी में दक्षता भी हासिल थी, परंतु अब कंप्यूटर उनके बहुत से काम कर देता है। अब हम बात करते हैं कार्यावस्थाओं की। तो हम सबको शक्ति, एक मजबूत घर, कपड़े और अन्य सामानों की आवश्यकता होती है। लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि ये किसी के, प्रायः बहुत खराब अवस्था में रहने वालों, काम करने की वजह से हमें प्राप्त होते हैं। मतलब इनके पीछे जो लोग कार्य करते हैं। सरकार ने कार्य की दशाओं को बेहतर करने के लिए बहुत से कानून बना दिए हैं। अब हम एक खदान की अवस्था को देखते हैं जहां बहुत से लोग काम करते हैं। केवल कोयले की खान में ही 5.5 लाख लोग काम करते हैं। और खदान एक्ट 1952 ने स्पष्ट किया, कि एक व्यक्ति खान में सप्ताह में अधिक से अधिक कितने घंटे कार्य कर सकता है। अतिरिक्त घंटों तक काम करने पर उसे अलग से पैसा दिया जाना चाहिए और सुरक्षा के नियमों का पालन होना चाहिए। बड़ी कंपनियों में इन नियमों का पालन किया जाता है, लेकिन छोटी खानों और खुली खानों में नहीं। यहाँ तक कि उपठेका की प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। कई ठेकेदार मजदूरों का रजिस्टर भी ठीक से नहीं रखते हैं, अतः वह दुर्घटना की अवस्था में किसी भी लाभ को देने की जिम्मेदारी से मुकर सकते हैं। एक खान का माइन का कार्य समाप्त होने पर कंपनी को स्थान पर किए गए गड्ढे को भरकर उस जगह को पहले से कर देनी चाहिए, पर वे ऐसा नहीं करते हैं। भूमिगत खानों में कार्य करने वाले कामगार बाढ़, आग, ऊपरी या सतह के हिस्से के धंसने से बहुत खतरनाक स्थितियों का सामना करते हैं। गैसों के उत्सर्जन और ऑक्सीजन के बंद होने के कारण बहुत से कामगारों को सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, जैसे क्षय रोग या सिलिकोसिस। जो खुली खानों में काम करते हैं वे तेज धूप और वर्षा में काम करते हैं, खान के फटने से या किसी से गिरने से आने वाली चोट का सामना भी करते हैं। इस तरह होने वाली दुर्घटनाओं की दर भारत में अन्य देशों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा है। अब इससे संबंधित एक उदाहरण देखते हैं। यह आपका टाइम रनिंग आउट फॉर 54 ट्रैप्ड माइनर्स इन झारखंड। ये घटना है सितंबर 7, 2006 की। नागदा की भटडी कोयला खानों में 54 खानकर्मी जो बुधवार की रात को फंस गए, उनकी खानें जो माइंस थी गैसों की अधिकता की वजह से फट गई थी। रात के करीब 8 बजे विस्फोट हुआ, जो कि मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता और दबाव के कारण हुआ था। यह कोयले की खान भारत कुकिंग कोल लिमिटेड BCCL की थी। विस्फोट इतना तेज था कि उसने 17 नवंबर की झुकी हुई 1 टन की ट्रॉली को बाहर फेंक दिया। 4 बचाव टोलियों को गठित किया गया, लेकिन उनके पास खान की गहराई में जहां दुर्घटना हुई थी पहनकर जाने के लिए समुचित मात्रा में ऑक्सीजन मास्क नहीं है। खान में फंसे हुए अधिकांश खानकर्मी 20 से 30 वर्ष
20 से 30 वर्ष के हैं। परिवार के लोगों और यूनियन लीडरों ने बीसीसीएल के व्यवस्थापकों पर दोषारोपण किया है। यह बीसीसीएल की जहरीली खानों में से एक है। व्यवस्थापकों ने वहां सुरक्षा के कोई उपाय उपलब्ध नहीं करा रखे। संघ के एक सदस्य ने बताया कि खान में पानी छिड़कने की मशीन और गैस टेस्टिंग मशीन उपलब्ध होनी चाहिए थी, लेकिन वहां ऐसा कोई इंतजाम नहीं किया गया। तो यह एक मतलब अवस्था को बताता है जहाँ पे ये लोग कार्य करते हैं। अब फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि कई उद्योगों में कामगार प्रवासी होते हैं, माइग्रेंट वर्कर होते हैं। मछली संसाधन जो समुद्र किनारे होते हैं में अधिकांशतः तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल की एकल युवा महिलाएं कार्य करती हैं। ये 10-12 की संख्या में एक छोटे से कमरे में रहती हैं। कभी कभी तो वे वहाँ पारी में रहती हैं, मतलब कुछ टाइम तक एक टोली रहती है, कुछ टाइम तक एक टोली रहती है। युवा महिलाओं को आज्ञाकारी, विनम्र और डटकर काम करने वाली माना जाता है। कई पुरुष भी अकेले प्रवास करते हैं। वे या तो अविवाहित होते हैं या अपने परिवार को गांव में छोड़कर आते हैं। सन 1992 में उड़ीसा के 2 लाख प्रवासियों में से 85% जो थे वो एकल युवा थे, मतलब जो परिवार के साथ नहीं थे। इन प्रवासियों के पास सामाजिकता निभाने के लिए बहुत कम समय होता है, और जो भी थोड़ा बहुत होता है उसे वे अन्य प्रवासी कामगारों के साथ व्यतीत करते हैं। ऐसे राष्ट्र में जहां संयुक्त परिवार का हस्तक्षेप होता है, लोगों का भूमंडलीकरण की अर्थव्यवस्था में काम करना उन्हें अकेलेपन और असुरक्षा की तरफ ले जाता है। अभी भी बहुत सी युवा महिलाएं कुछ स्वतंत्रता और आर्थिक स्वायत्तता का प्रतिनिधित्व करती हैं। अब बात करते हैं घरों में होने वाला काम के संदर्भ में। तो घरों पर किया जाने वाला काम आर्थिकी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें लेस बनाना, जरी या ब्रोकेड का काम, गलीचों, बीड़ियों, अगरबत्तियों और ऐसे ही अन्य उत्पादों को बनाया जाता है। ये कार्य मुख्य रूप से महिलाओं या बच्चों द्वारा किए जाते हैं। एक एजेंट अर्थात प्रतिनिधि इन्हें कच्चा माल दे जाता है और संपूर्ण कार्य को भी ले भी जाता है। घर पर कार्य करने वालों को चीज़ों के नग अर्थात पीस के हिसाब से पैसे दिए जाते हैं, जो इस बात पर निर्भर करता है कि उन्होंने कितने नग या पीस बनाए हैं। अब हम बीड़ी उद्योग के बारे में जानकारी लेते हैं। बीड़ी बनाने की प्रक्रिया जंगल के पास वाले गांव से शुरू होती है। वहाँ गांव वाले तेंदू पत्ते तोड़कर जंगलात विभाग या निजी ठेकेदार को बेच देते हैं, जो कि इसे वापस जंगलात विभाग को बेच देता है। औसतन एक आदमी दिन भर में 100 बंडल, प्रत्येक बंडल में 50 पत्ते होते हैं, कितने होते हैं, 50 पत्ते होते हैं, इकट्ठे कर सकता है। सरकार बीड़ी कारखानों के मालिकों को ये पत्ते नीलाम कर देती है, जो वे ठेकेदारों को दे देते हैं। ठेकेदार इनमें तंबाकू भरने के लिए वापस घरों पर काम करने वालों को दे देता है। ये अधिकांशतः महिलाएं होती हैं। ये पहले पत्तों को गीला करके गोलाकार कर देती हैं, फिर उसे काटती हैं, फिर तंबाकू भरकर उसे बांध देती हैं। ठेकेदार बीड़ियों को वहाँ से लेकर उसे उत्पादक को बेच देता है, जो इन्हें पकाता है या सेकता है और अपने ब्रांड का लेबल लगा देता है। उत्पादक इन्हें बीड़ियों के वितरक को बेच देता है, जो उन्हें थोक विक्रेताओं को देता है, और फिर यह आपके पड़ोस वाली पान की दुकान पर बेच दी जाती है। तो इस तरीके से ये जो है कार्य करता है। थोड़ा सा जब हमने बीड़ी कामगार की बात की, तो बीड़ी कामगार की जीवनी थोड़ा सा उदाहरण को देख लेते हैं। मधु जो कि 15 वर्ष की है और उसने स्कूल छोड़ दिया है। 8वीं में फेल होने के बाद उसने स्कूल जाना छोड़ दिया। उसके पिता दर्जी थे, जिनकी पिछले वर्ष मृत्यु हो गई। उसके पिता को क्षय रोग अर्थात तपेदिक टीबी था, इसलिए बच्चों और माँ के लिए काम करना जरूरी हो गया। उसका बड़ा भाई 17 वर्ष का है और एक किराने की दुकान पर काम करता है। छोटा भाई 14 वर्ष का चॉकलेट की पैकिंग करता है। मधु और उसकी माँ बीड़ियों को रोल करती है। मधु ने बहुत छोटी उम्र से बीड़ियों रोल करना शुरू कर दिया था। उसे यह पसंद है क्योंकि इससे उसे माँ और अन्य औरतों के पास बैठने, उनकी बातचीत सुनने का मौका मिलता है। वह रोल किए गए तेंदू पत्ते में तंबाकू भरती है। वह घर के कामकाज के अलावा दिन भर यही काम करती है। रोजाना लंबे समय तक एक ही मुद्रा में बैठे रहने का उसकी पीठ में दर्द हो गया है। मधु फिर से स्कूल जाना चाहती है। तो यह एक उदाहरण है जिससे आप इनकी हालत को समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं हड़तालें एवं मजदूर संघ के संदर्भ में। बहुत से कामगार मजदूर संघ के भाग होते हैं अर्थात यूनियन के भाग होते हैं। भारत में मजदूर संघों में क्षेत्रीयवाद और जातिवाद जैसी बहुत सी समस्याएं होती हैं। एक मिल में काम करने वाले दत्ता इसवाकर बताते हैं कि बम्बई की मिलों में जाति छाई हुई है, लेकिन सभी मिलों में नहीं। ये कहते हैं कि वे उनके साथ बैठकर पान खाते हैं। विष्णु एक महार कामगार जो मॉडर्न मिल में काम करता है, लेकिन वे उसके हाथ से पानी नहीं पीते हैं। उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करते। वे उनके दोस्त हैं, लेकिन वे उसके घर
कभी नहीं जाते, अथवा वे किसी भी महार के खाने के डिब्बे से कुछ भी नहीं खाते हैं। मज़ेदार बात यह है कि मराठी कामगार उत्तर भारत के कामगारों की जात के बारे में पता नहीं लगा पाते, अतः उनके साथ वे अछूत वाला व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये जो समस्या है हमारे समाज की, वो यहाँ पर आपको परिलक्षित होती है। फिर से हम लोग कॉन्टेक्स्ट पे आते हैं कि कभी कभी काम की बुरी दशाओं के कारण कामगार हड़ताल कर देते हैं, वे काम पर नहीं जाते हैं। तालाबंदी की दशा में व्यवस्थापक जो प्रबंधक है मिल का दरवाज़ा बंद कर देते हैं और मजदूरों को अंदर जाने से रोकते हैं। हड़ताल करना मुश्किल फैसला होता है क्योंकि व्यवस्थापक अतिरिक्त मजदूरों को बुलाने का प्रयास करते हैं। कामगारों के लिए भी बिना वेतन के रहना मुश्किल हो जाता है। अब हम 1982 में बम्बई टेक्सटाइल मिल की उस प्रसिद्ध हड़ताल 1982 की बम्बई टेक्सटाइल मिल की उस प्रसिद्ध हड़ताल के बारे में बात करते हैं, जो व्यापार संघ के नेता डॉक्टर दत्ता सामंत की अगुवाई में हुई थी और जिसकी वजह से लगभग 2.5 लाख कामगार और उनके परिवार के लोग प्रभावित हुए थे। कामगारों की मांग थी कि उन्हें बेहतर मजदूरी और अपने खुद के संघ बनाने की इजाज़त दी जाए। बम्बई इंडस्ट्रियल रिलेशंस एक्ट के अनुसार एक संघ बनाने की अनुमति अप्रूव्ड, मतलब पहले अनुमति लेनी चाहिए, और अनुमति लेने का तरीका यही है कि हड़ताल का विचार त्याग दिया जाए। कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ की एकमात्र अनुमति प्राप्त संघ था और उसने और कामगारों को बुलाकर हड़ताल तोड़ने में सहायता की। सरकार ने भी कामगारों की मांगों को नहीं सुना। धीरे धीरे 2 सालों के बाद लोगों ने काम पर जाना शुरू कर दिया क्योंकि वे परेशान हो चुके थे। लगभग 1 लाख कामगार बेरोजगार हो गए और वापस अपने गांव लौट गए या दिहाड़ी पर काम करने लगे। शेष आसपास के दूसरे छोटे कस्बों जैसे भिवंडी, मालेगांव और इच्छाल कारंची के बिजली कारखाना क्षेत्रों में काम करने चले गए। मिल मालिक आधुनिकीकरण और मशीनों पर निवेश नहीं करते हैं। आजकल वे अपनी मिलों को स्थावर संपदा व्यापारियों, रियल इस्टेट डीलर्स को सुख सुविधा संपन्न बहुमंजिली इमारतें बनाने के लिए बेचने का प्रयास कर रहे हैं। इस पर एक झगड़ा शुरू हो गया कि बंबई के भविष्य को कौन परिभाषित करेगा, कामगार जो इसे बनाते हैं या मिल मालिक और स्थावर संपदा व्यापारी। तो इससे संबंधित हम लोग थोड़ा सा एक उदाहरण पढ़ लेते हैं कि हड़तालों के संदर्भ में जयप्रकाश भिलारे ये मिल के भूतपूर्व कामगार थे, महाराष्ट्र गिनी कामगार संघ के महासचिव थे। कपड़ा मिल के कामगार केवल इनके अनुसार कपड़ा मिल के कामगार केवल अपना वेतन और महंगाई भत्ता लेते हैं, इसके अलावा उन्हें कोई और भत्ता नहीं मिलता। हमें केवल 5 दिन का आकस्मिक अवकाश मिलता है। दूसरे उद्योगों के कामगारों को अन्य भत्ते जैसे यातायात, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इत्यादि मिलने शुरू हो गए हैं, साथ ही 10-12 दिन का आकस्मिक अवकाश भी। इससे कपड़ा मिल के कामगार भड़क गए। 22 अक्टूबर 1981 को स्टैंडर्ड्स मिल के कामगार डॉक्टर दत्ता सामंत के घर गए और उनसे अपनी अगुवाई करने को कहा। पहले सामंत ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि कपड़ा मिलें जो हैं वो BIRA के अंतर्गत आती हैं और मुझे इसके बारे में अधिक जानकारी भी नहीं है, परंतु ये कामगार किसी भी हालत में नहीं सुनना चाहते थे। वह रात भर उनके घर के बाहर चौकसी करते रहे और अंत में सुबह जो ये सामंत जी थे ये मान जाते हैं, डॉक्टर दत्ता सामंत। अब एक अन्य व्यक्ति हैं लक्ष्मी भाटकर, ये हड़ताल की सहभागी हैं। इनके अनुसार मैंने हड़ताल का समर्थन किया। हम रोजाना गेट के बाहर बैठ जाते थे और सलाह करते थे कि आगे क्या करना होगा। हम समय समय पर संगठित होकर मोर्चे भी निकालते थे। मोर्चे बहुत बड़े हुआ करते थे। हमने कभी किसी को लूटा या चोट नहीं पहुंचाई। मुझे कभी बोलने के लिए कहा गया, लेकिन मैं भाषण नहीं दे सकती थी। मेरे पाँव बुरी तरह कांपने लगते थे। इसके अलावा मैं अपने बच्चों से भी डरती थी कि वे क्या कहेंगे। वे सोचेंगे कि हम यहाँ भूखे मर रहे हैं और वो वहाँ अपना फ़ोटो अखबार में छपवा रही हैं। एक बार हमने सेंचुरी मिल के शोरूम की तरफ भी मोर्चा निकाला। हमें गिरफ्तार करके बोरीवली ले जाया गया। मैं अपने बच्चों के बारे में सोच रही थी। मैं खाना नहीं खा पाई। मैं अपने बारे में सोचने लगी कि हम लोग कोई अपराधी नहीं हैं, मिल के कामगार हैं। हम अपने खून पसीने की कमाई के लिए लड़ रहे हैं। एक अन्य व्यक्ति किशन सालुंके, ये स्पिन्स मिल्स के भूतपूर्व कामगार हैं। इनके अनुसार सेंचुरी मिल में हड़ताल शुरू हुए मुश्किल से 1.5 महीना ही हुआ होगा कि RMMS वालों ने, अर्थात जो कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ था, इन्होंने मिल खुलवा दी। वे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें राज्य और सरकार दोनों का समर्थन प्राप्त है। वे बाहर के लोगों को बिना उनके बारे में पूरी तरह जाने मिल के अंदर ले आए। भोसले, तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, ने 30 रुपये बढ़ाने की पेशकश की। दत्ता सामंत ने इस विषय पर विचार करने के लिए मीटिंग बुलाई कि आगे के सारे क्रियाकलाप यहीं होते थे। हमने कहा हमें यह नहीं चाहिए। अगर हड़ताल के नेताओं के पास कोई मर्यादा, कोई बातचीत नहीं है, हम बिना किसी उत्पीड़न के काम पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हैं। एक अन्य व्यक्ति दत्ता इसवालकर, ये मिल्स चार्ल्स टैलेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष थे। प्रेसिडेंट
इनका क्या करना, इनका पक्ष क्या है? कांग्रेस ने बाबू रेशिम, रमा नायक और अरुणा गावली जैसे सभी गुंडों को स्ट्राइक खत्म करवाने के लिए जेल से बाहर कर दिया। हमारे पास स्ट्राइक तोड़ने वालों को मारने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। हमारे लिए यह जीवन मृत्यु का प्रश्न था। भाई भोसले 1982 की हड़ताल में ये कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के महासचिव थे। इनका क्या तर्क था? हमने 3 महीने की हड़ताल के बाद लोगों को वापस काम पर बुलाना शुरू कर दिया। हम सोचते थे कि अगर लोग काम पर जाना चाहते हैं तो उन्हें जाने देना चाहिए। वास्तव में यह उनकी सहायता ही थी। माफिया गैंग के बीच में आ जाने के बारे में मैं उसके लिए उत्तरदायी था। ये दत्ता सामंत जैसे लोग सुविधाजनक समय का इंतजार कर रहे हैं और आराम से काम पर जाने वालों को इंतजार कर रहे हैं। हमने परेल एवं अन्य स्थानों पर प्रतिपक्षी समूहों को तैयार किया था। स्वाभाविक रूप से वहाँ कुछ कुछ खून खराबा हो सकता था। जब रमा नायक की मृत्यु हुई तो उस वक्त के मेयर भुजबल उसके सम्मान में अपनी ऑफिस की कार में आए। इन लोगों की ताकतों को एक समय या अन्य लोगों द्वारा राजनीति में इस्तेमाल किया गया। एक अन्य व्यक्ति किशन सालुंके, ये भूतपूर्व मिल कामगार थे। इनके अनुसार वह मुश्किल समय था। हमने अपने सारे बर्तन बेच दिए थे। हमें अपने बर्तनों को सीधा उठाकर ले जाते हुए शर्म आती थी, इसलिए हम उन्हें बोरियों में लपेट कर बेचने के लिए दुकानों पर ले जाते थे। वो ऐसे दिन थे जब हमारे पास खाने के लिए पानी के अलावा कुछ नहीं था। हम लकड़ी की बुरादे को ईंधन की जगह जलाते थे। मेरे 3 बेटे हैं। कई बार बच्चों को पीने के लिए दूध नहीं होता था। मुझसे उनकी यह भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। मैं अपनी छतरी लेकर घर से बाहर चला जाता था। सिंधु महरने, ये भूतपूर्व मिल कामगार थे। इनका क्या पक्ष था? कांग्रेस समर्थित राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ वाले और गुंडे मुझे भी जबरदस्ती काम पर वापस ले जाने के लिए आए, पर मैं जाने से इनकार कर दिया। जो महिलाएं मिल में रहकर काम कर रही थी उनके साथ क्या हो रहा था, इस बारे में तरह तरह की अफवाहें चारों तरफ फैली थी। वहाँ बलात्कार की घटनाएं घटी थी। तो ये जो उदाहरण हमने विभिन्न लोगों का पढ़ा, ये यह बताता है कि किस प्रकार से जो उद्योग धंधे हैं या जो कंपनियां हैं, जो फैक्ट्रियां हैं, उन पर किस तरह से कहाँ वहाँ पर कार्य होता है और किस प्रकार से ये जो मजदूर हैं, इनके जो हितैषी होते हैं, किस प्रकार से इनके हितों के लिए बात करते हैं या इनकी कौन कौन सी समस्याएं होती हैं। तो यहाँ पर यह जो चैप्टर था औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, इसको यहाँ पर हम लोगों ने पूरा पढ़ा। तो यह चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए वीडियो। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।